हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनय व्यवहार के विकास में यूनान का क्या योगदान रहा है। यूनान का जो राजनय है उसका समय सबसे पहले जानना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यूनान में राजनय पूर्व ऐतिहासिक काल में भी विद्यमान था। संगठित और व्यवस्थित रूप से इसका विकास सामान्यतः 700 से 100 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि स्पार्टा कांग्रेस अर्थात 432 ईस्वी पूर्व से ही इसका उदय हो गया था, जब राजनयिक नियमों को लिपिबद्ध किया गया था। इस काल में राजनय की स्थिति में स्थायित्व आया। इसके द्वारा जो शब्द दिए गए उनका प्रयोग आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में किया जाता है। हालांकि इस युग में स्थायी दूतावास नहीं थे, स्थायी दूतावासों की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूतों के माध्यम से ही संचालित होते थे। राजनय का अर्थ था समझौता वार्ता या संदेश लाना या ले जाना, और राजनय का ये कार्य दूतों के द्वारा किया जाता था। अब देखते हैं कि यूनान में राजनय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था। यूनान में राजनय की आवश्यकता स्वतंत्र एवं सार्वभौमिक नगर राज्यों के उदय के कारण पड़ी, क्योंकि हम जैसे जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बीए थर्ड ईयर में भी, कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। तो जैसे जैसे नगर राज्यों की स्थापना हुई, इनकी संख्या सैकड़ों में हो गई। तो इन राज्यों के उदय के फलस्वरूप उनके अंतर्गत पारस्परिक और विदेशिक संबंधों के जो संबंध थे उनसे संबंधित समस्याओं का जन्म हुआ, और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए योग्य वार्ताकारों और संदेशवाहकों की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी के लिए राजनय का उदय हुआ। राजनय का कार्य दूतों के द्वारा किया जाता था। इस कारण से दूतों की नियुक्ति करना भी अनिवार्य था। दूतों से यह अपेक्षा की जाती थी कि दूत है अपने राजा का जो संदेश है पर राज्य के समक्ष मौखिक रूप से सभा में उच्चारित करें और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें। अतः तीक्ष्ण बुद्धि और वक्तव्य की कला उसकी आवश्यक योग्यता मानी जाती थी। तो दूतों पर आधारित था समस्त जो कार्य था राजनय का, वो दूतों को द्वारा ही संचालित किया जाता था। दूतों की नियुक्ति किस प्रकार से होती थी? दूतों की नियुक्ति जो थी वो वहाँ की सार्वभौमिक सत्ता या शासक के द्वारा की जाती थी। राजदूतों का जो आदान प्रदान होता था वो यूनानी नगर व्यवस्था में अपने चरम बिंदु पर था। यदि कोई राज्य राजदूतों को स्वीकार न करता तो उसका अर्थ ये माना जाता था कि वो राज्य उस राज्य के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता या उस राज्य को मान्यता नहीं देना चाहता। यूनानी जनसभाएं जो थी, क्योंकि वहाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन था, तो यूनानी जनसभाओं के द्वारा ही राजदूतों का चयन किया जाता था, और राजदूत के रूप में प्राय एलीट वर्ग के या जो विशेष सम्माननीय और उच्च वंश के लोग थे उनको ही नियुक्तियां मिलती थी, क्योंकि सीधे तौर पर राजनीति से वे ही संबंध रखते थे। दूतों की नियुक्ति का आधार उनकी योग्यता थी, उनकी श्रेष्ठ वक्तव्य शक्ति उसको माना जाता था। दूत से अपेक्षा की जाती थी कि उसकी आवाज़ बुलंद हो, प्रभावशाली हो, ओजस्वी हो, उनकी स्मरण शक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, और इसके साथ ही वो सामने वाले व्यक्ति को समझते हुए मनोवैज्ञानिक ढंग से वो राजनय का प्रयोग करें। इसके साथ ही ये भी आवश्यक था, ये भी उनसे आशा रखी जाती थी कि राजदूत का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए। राजदूतों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, कुछ उन्मुक्तियां भी थी। प्राचीन भारत की ही भांति दूतों को अवध्यता प्राप्त थी। दूतों की अवध्यता यूनानी राजनय का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इन्हें शरण देने का अधिकार भी था। मृतकों के दाह संस्कार के लिए युद्ध विराम आदि के विशेषाधिकार भी इनको प्राप्त थे। इन दूतों को पूर्ण सुरक्षा व सम्मान प्रदान किया जाता था। यूनानी राजनय के कार्य देखते हैं कि यूनानी राजनय है वो क्या क्या कार्य किए जाते थे, इन दूतों के द्वारा क्या क्या कार्य होते थे। ये स्वागतकर्ता राज्य से संबंधित सूचना एकत्रित करते थे। जहां इनको नियुक्त किया जाता था
उस राज्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना इनका कार्य था। इसके साथ ही जब नगर सभाएं होती थी, उन नगर सभाओं के सम्मुख अपने राज्यों के हितों के समर्थन में सभी तौर तरीके अपनाना, जन समर्थन जुटाना इनका कार्य था। विदेशी राज्य के संबंध में सामयिक प्रतिवेदन तैयार करना और अपने राज्य को भेजना, ये इनका कार्य था। और विदेशी राज्य में अपने राज्य के नागरिकों की हितों की रक्षा करना, ये इनके प्रमुख कार्य थे। अब बात करते हैं यूनानी नगर राज्यों में राजनयिक व्यवहार की, कि राजनयिक व्यवहार क्या था, क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या उनका योगदान रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, जो दूत थे, राजदूत थे, उनका मुख्य कार्य होता था संधियों का संपादन करना। ये जो संधियां और वार्ताएं हैं, ये खुली जनसभाओं में की जाती थी, क्योंकि गुप्त संधियां हैं वो उचित नहीं मानी जाती थी। और वार्ताओं द्वारा, जो जनसभाओं के समक्ष वार्ताएं होती थी, उनके द्वारा जो संधि तय हो जाती थी, उन संधियों का शपथ के द्वारा अनुमोदन किया जाता था। क्या किया जाता था? शपथ का एक देवता था, जीएस पिस्टियस, उससे शपथ को स्वीकृत करवाया जाता था। तो इससे क्या था? दैविक स्वीकृति उसको मिल जाती थी, और इसका उद्देश्य ये था शपथ को दैविक स्वीकृति दिलाने का कि अब उस संधि का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उस संधि का पालन हर संभव तरीके से, हर संभव प्रयास करके किया जाएगा। संधि की एक प्रति हस्ताक्षरकर्ता देश अपने देश की भाषा में लिखता था, और लोगों के अवलोकनार्थ, लोगों को जानने हेतु जो संधि थी उसकी शर्तों को किसी संगमरमर के या कांसे के या पत्थर पर उत्कीर्ण करके मंदिरों में रख दिया जाता था। तो संधि था, जो अनुबंध थे या समझौते या वार्ताएं होती थी, उनको पवित्र और अनुल्लंघनीय माना जाता था। इस काल की राजनीति की एक और विशेषता या देन अपने हम बात कर सकते हैं, वो थी मध्यस्थता या पंच निर्णय का प्रयोग। हजारों वर्ष पूर्व भी यूनानी नगर राज्यों के पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पंच निर्णय या मध्यस्थता की प्रथा प्रचलित थी। संधि की शर्तों में मध्यस्थता के उपयोग का प्रावधान भी प्राय रहता था, कि संधि में भी इस बात को डाल दिया जाता था, इस बात का उल्लेख कर दिया जाता था कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर हम मध्यस्थता का प्रयोग करेंगे। और मध्यस्थता का उत्तरदायित्व किसी ऐसे विशेष या अद्भुत शक्ति वाले व्यक्ति या पुरुष को, या किसी काउंसिल को, या किसी तीसरे राज्य, या कोई दार्शनिक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो खेलों का विजेता हो, ऐसे व्यक्ति जिसको दोनों देश मान्यता देते हो, उस पर डाल दिया जाता था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी प्रारंभ हुआ। वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसकी जड़ें हम यूनान के राजनीति में हम देख सकते हैं। स्वतंत्र जो नगर राज्य थे, अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए सम्मेलन बुलाते थे। इन्हें क्षेत्रीय परिषदें कहा जाता था, और इन क्षेत्रीय परिषदों के स्थायी सचिवालय होते थे। इन क्षेत्रीय परिषदों ने कुछ अपने नियम भी बना रखे थे, जैसे संधि या समझौतों का उल्लंघन नहीं करना, और यदि कोई देश उल्लंघन करता है तो उल्लंघन के लिए संधि में शामिल सदस्य देशों द्वारा दंड के लिए उल्लंघनकर्ता राष्ट्र पर आक्रमण भी कर देना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक हित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण जो का प्रारंभ है, वो इसी काल से माना जाता है। हम राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्वगामी भी इन क्षेत्रीय परिषदों को मान सकते हैं। वहाँ से हम इनका हमें दर्शन होता है, वहाँ से इनका प्रारंभ हम जान सकते हैं। इसके साथ ही यूनानी राजनीति की एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है वाणिज्य दूतों की नियुक्ति। वाणिज्य दूत, जिन्हें प्रोक्सिनोस कहते थे, ये उसी नगर के निवासी या नागरिक होते थे जहाँ भी काम करते थे, और ये जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। उच्च वंश के प्रतिष्ठित और धनी लोग हैं, इस पद को प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते थे। ये वाणिज्य दूत जिस राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, उस राज्य के नागरिकों के हितों को बढ़ाने और उनको संरक्षित रखने का कार्य करता था। कई बार क्या होता था
किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए या वहाँ के जो कटुतापूर्ण वातावरण को शांत करने के लिए, वार्ताओं को प्रारंभ करने के लिए भी ये वाणिज्य दूत एक साधन या माध्यम माने जाते थे। तो हमने देखा यूनानी नगर राज्यों में किस प्रकार का राजनयिक व्यवहार होता था। जो संधियां और वार्ताएं थी वो खुले रूप में होती थी। मध्यस्थता और पंच निर्णय है वो भी इसमें शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रारंभ हुआ यहाँ और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यूनानियों ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था और आपसी सहयोग व संगठन के महत्व को वो जान चुके थे, उससे वो परिचित हो चुके थे। युद्ध की घोषणा, शांति की स्थापना, संधियों का अनुसमर्थन, पंच फैसला, दूतों का आदान प्रदान आदि से संबंधित सिद्धांतों का विकास इस काल में हो गया था। धन्यवाद।